नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित स्टीयरिंग सिस्टम पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। स्टीयरिंग सिस्टम की जो रूपरेखा है उसमें स्टीयरिंग प्रणाली का परिचय, स्टीयरिंग प्रणाली के पार्ट्स जो उसके अंतर्गत उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, पार्ट्स, स्टीयरिंग प्रणाली का कार्य क्या होता है उसके बारे में, क्या क्या कार्य करता है स्टीयरिंग प्रणाली, स्टीयरिंग गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं और अन्य अलग अलग तरीके के गियर बॉक्स प्रयुक्त करने का क्या तात्पर्य होता है, क्या औचित्य होता है, क्यों विभिन्न प्रकार के गियर बॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, पावर स्टीयरिंग क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सबसे पहले स्टीयरिंग प्रणाली का परिचय। स्टीयरिंग प्रणाली चालक कंपार्टमेंट में जहां हमारा चालक बैठता है वहां स्टीयरिंग व्हील के रूप में लगी रहती है। वाहन का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण घटकों में से एक है। जिस तरीके से इंजन के द्वारा पावर पैदा करके उसे गियर बॉक्स से, प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से, डिफरेंशियल से होता हुआ उसे पहियों तक ले जाया जाता है और हमारा वाहन आसानी से जिस स्पीड में चाहते हैं, जैसा रोड और लोड होता है उस हिसाब से उसको चलाते हैं। परंतु जब वाहन चल रहा होता है तो ये निश्चित नहीं होता है कि वो एक सीधी दिशा में ही जाएगा। उसे उसके पहियों को दाएं एवं बाएं घुमाने का कार्य करना होता है जो हमारा स्टीयरिंग सिस्टम ही करता है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग गियर बॉक्स और लिंकेज जो कि स्टीयरिंग व्हील से लेकर के अगले पहियों तक लगे होते हैं वो वाहन को मोड़ने में मदद करते हैं। स्टीयरिंग शाफ्ट के माध्यम से हाथ से संचालित स्टीयरिंग व्हील की गति को फ्रंट व्हील स्टब एक्सल तक पहुंचाता है। जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो अगले एक्सल के साथ, अगले पहियों के साथ फिट किया जाता है। अगला एक्सल दो तरीके के होते हैं, या तो इंडिपेंडेंट सस्पेंस एक्सल होगा अथवा रिजिड एक्सल होगा। और उस जो रिजिड एक्सल होते हैं वो तीन पार्टों में बटे रहते हैं। एक तो स्टब एक्सल होते हैं जो एक दाएं की तरफ और एक बाएं की तरफ लगा होता है, और मध्य का जो उसका भाग होता है वो एक्सल बीम कहलाता है। एक्सल बीम और स्टब एक्सल को जोड़ने के लिए उसके मध्य में किंग पिन लगाई जाती है, और जिस किंग पिन के माध्यम से उन एक्सलों को दाएं या बाएं स्टब एक्सल को घुमाया जाता है। स्टब एक्सल के ऊपर ही जो ड्रम होता है, ब्रेक ड्रम होता है, उसके ऊपर पहिया हमारा बंधा रहता है। उस पहिए ब्रेक ड्रम जब स्टब एक्सल घूमता है तो ब्रेक ड्रम दाएं और बाएं की तरफ एंगल में घूमता है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो पहिया होता है, वाहन का पहिया होता है, वो भी दाएं और बाएं की तरफ घूमता है। स्टीयरिंग प्रणाली जो कि एक नियंत्रण प्रणाली है जिसके माध्यम से वाहन को दाएं बाएं अथवा सीधे ले जाने का कार्य किया जाता है, ये वाहनों में लगा रहता है। स्टीयरिंग सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम का जो पहला भाग है वो हमारा स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ करके ड्राइवर वाहन को चलाता है। स्टीयरिंग व्हील में 2 अथवा 3 स्पोक्स लगी रहती हैं। उसके सेंटर में एक होल होता है
जिसमें कि स्प्लाइंस कटी रहती हैं अथवा की के लिए एक ग्रुप बना रहता है, जिसमें स्टीयरिंग रॉड लगा रहता है। स्टीयरिंग रॉड अथवा स्टीयरिंग शाफ्ट जो स्टीयरिंग व्हील से लेकर के और गियर बॉक्स तक की 60 लंबाई में होती है। इसके अलावा वहाँ पर गियर बॉक्स लगा रहता है। स्टीयरिंग गियर बॉक्स भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उस गियर बॉक्स से वहाँ पर एक शाफ्ट निकलती है, उसे क्रॉस शाफ्ट कहते हैं। क्रॉस शाफ्ट पे पिटमैन आर्म या ड्रॉप आर्म लगी रहती है जो फोर्ज की हुई होती है। उससे टाई रॉड एंड के माध्यम से पुल एंड पुश रॉड लगा रहता है, ड्रैग लिंक लगा रहता है, जिससे स्टीयरिंग आर्म तक पहुंचती है। स्टीयरिंग आर्म से उसके नीचे स्टब एक्सल के स्टीयरिंग नकल और उस स्टीयरिंग नकल से दूसरे तरफ की स्टीयरिंग आर्म से टाई रॉड को जोड़ दिया जाता है। कुछ वाहनों के स्टीयरिंग में यूनिवर्सल जॉइंट लगाया जाता है। वे वाहन जिनमें चालक इंजन के आगे की तरफ यानी कि जो अगले पहिए होते हैं उनके ऊपर आकर के बैठता है, बिल्कुल पहिए के ऊपर ही उसका सीट होती है। हमारी स्टीयरिंग बिल्कुल सीधी रॉड जो है नीचे की तरफ सीधी चली जाती है, इसलिए वो सीधे घुमाने में स्टीयरिंग व्हील को दिक्कत महसूस होगी, चालक आसानी से उसको नहीं घुमा पाएगा। इसलिए एंगल पे पावर को ट्रांसमिट, शाफ्ट के एंगल पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील एक प्लास्टिक की या हार्ड रबर की बनी हुई होती, गोल पहिया होता है जिसमें 2 या 3 स्पोक्स लगे रहते हैं। इसके अंदर अंदर स्टील के वायर को लगा करके ही इसकी कास्टिंग की जाती है, जिससे इसको बहुत अधिक मजबूत बनाया जा सके। क्योंकि वाहन को कभी ऊंचे पर कभी नीचे पर उसके पहिए पर कभी कोई व्यवधान आता है मोड़ के समय या कोई गड्ढा आ जाता है, जबरदस्त झटका लगता है और वो चालक के द्वारा स्टीयरिंग व्हील को पकड़ करके ही नियंत्रित किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील अगर कमजोर होगा हमारा तो वो टूट सकता है, क्रैक हो सकता है, निकल सकता है। स्टीयरिंग व्हील में ही जो साइड इंडिकेटर्स होते हैं उनके लिए स्विच होते हैं, हार्न स्विच होता है स्टीयरिंग व्हील में ही, ऑडियो इत्यादि के भी स्विचेज होते हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक वाहनों में जो SRS एयर बैग होते हैं वो भी स्टीयरिंग व्हील में ही लगे रहते हैं, जिससे दुर्घटना के समय जो चालक है वो स्टीयरिंग व्हील में उसकी सर की अथवा अन्य किसी शरीर के भाग की टक्कर की वजह से नुकसान न हो, इसके लिए ये एयर बैग जब दुर्घटना होती है तो खुल जाते हैं। उसके फलस्वरूप वहाँ उनको एक आरामदायक कम से कम चोट लगे ऐसी स्थिति होती है। स्टीयरिंग व्हील के सेंटर में, केंद्र में एक होल होता है, उस होल में स्प्लाइंस बने रहते हैं, खांचे बने रहते हैं। उस स्प्लाइंस में ही स्टीयरिंग रॉड जो कि गियर बॉक्स तक अथवा यूनिवर्सल जॉइंट तक जाता है उसको वहां पर एक नट के द्वारा टाइट कर दिया जाता है। उस स्टीयरिंग रॉड के ऊपर एक स्टीयरिंग कॉलम लगाया जाता है, जिससे वो स्टीयरिंग रॉड हमारा सीधा चल सके, वो आसानी से घुमाया जा सके। इस स्टीयरिंग कॉलम के अंतर्गत एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ बियरिंग भी लगा दिया जाता है, थ्रस्ट बियरिंग लगा दिए जाते हैं, जिससे स्टीयरिंग शाफ्ट सीधी चलती रहे। इसके बाद जो स्टीयरिंग रॉड का निचला सिरा होता है उसमें वर्म गियर लगा रहता है। उस वर्म गियर को स्टीयरिंग जिसमें वो गियर्स लगाए जाते हैं उसे स्टीयरिंग गियर बॉक्स कहते हैं। उस बॉक्स के अंदर उस वर्म गियर के ऊपर और नीचे बियरिंग लगा करके उसको फिक्स कर दिया जाता है, जिससे शाफ्ट ऊपर और नीचे की तरफ न चल सके, बल्कि केवल गोलाई में जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाया जाए तभी वो शाफ्ट गोलाई में घूमे। उस वर्म गियर के साथ दूसरी शाफ्ट जैसा कि सेक्टर शाफ्ट जिसे कहते हैं वो लगी रहती है और उन गियरों के साथ मैश करके सेक्टर शाफ्ट घूमती है। हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है ये रोटरी मोशन में घूमता है। रोटरी मोशन में घूमने से जो वर्म गियर है वो भी उसी तरीके से रोटरी मोशन में ही घूमता है। उसके साथ जो लगे हुए
सेक्टर शाफ्ट है, जिन गियरों से लगी होती है वो सेक्टर शाफ्ट भी घूमती है। सेक्टर शाफ्ट के बाहर जो बाहर की तरफ निकलती है वहां पर एक ऑयल सील भी लगा दी जाती है, जिसकी स्टीयरिंग गियर बॉक्स में जब गियर ऑयल जो SAE 90 होता है उसको भरा जाता है, वो लीक ना करने पाए वहां पर ऑयल सील लगा दी जाती है। इसके ऊपर जो स्प्लाइंस बने रहते हैं, जो बाहर निकला हुआ सिरा होता है क्रॉस शाफ्ट का, उसके ऊपर हमारा जो ड्रॉप आर्म फोर्ज्ड की हुई होती है वो लगा दी जाती है। ड्रॉप आर्म के दूसरे सिरे पर एक होल होता है, टेपर होल होता है, जिसमें टाई रॉड एंड लगा रहता है। उस टाई रॉड एंड से जो ट्रैक लिंक या पुल एंड पुश रॉड लगा रहता है उसको लगा दिया जाता है। पुल एंड पुश रॉड आगे की तरफ जाता है, स्टीयरिंग आर्म को वो पुल और पुश करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे स्टब एक्सल दाएं और बाएं के पहिए को घुमाने के लिए कार्य करने लगते हैं। स्टीयरिंग गियर बॉक्स, ये जो स्टीयरिंग में गियर का इस्तेमाल किया जाता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये जिस तरीके का हमारा वर्म अथवा उसके साथ लगने वाला गियर जो मिल करके हमारा पूरा गियर बॉक्स बनता है, उसी के नाम से स्टीयरिंग के गियर बॉक्स के प्रकार पड़ते हैं। पहला जो है वर्म एंड सेक्टर टाइप, ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स अलग अलग वाहनों में वाहन निर्माता ये निर्धारित करता है कि किस तरीके की स्टीयरिंग सिस्टम देना चाहेगा और उस वाहन में उसका स्पीड कितनी है, उसके पर लोड कितना रहेगा, उसको किस स्थितियों में चलना है, अच्छे रास्ते पर चलना है, खराब रास्ते पर चलना है, उस हिसाब से स्टीयरिंग का निर्धारण होता है। वर्म एंड सेक्टर टाइप स्टीयरिंग जिस और दूसरी है हमारी वर्म एंड व्हील टाइप स्टीयरिंग, वर्म एंड रोलर टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स, वर्म एंड नट टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स, केम एंड लीवर टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स, रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स, रिसर्कुलेटिंग बॉल वर्म एंड नट टाइप स्टीयरिंग। इसके अलावा ये जितनी स्टीयरिंग्स हैं वो रैक एंड पिनियन तक ये मैकेनिकल स्टीयरिंग्स होती हैं। इसके बाद रिसर्कुलेटिंग बॉल वाली भी और ये पावर स्टीयरिंग, जिनको कि असिस्ट करके दूसरे माध्यम से भी चलाया जाता है। सबसे पहले हम वर्म एंड सेक्टर टाइप स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें एक वर्म गियर जो कि स्टीयरिंग शाफ्ट पे लगा रहता है, जिसके ऊपर और नीचे बियरिंग लगे रहते हैं जो सपोर्ट देते हैं जिससे आसानी से शाफ्ट घूम सके। उसके शाफ्ट में एक सेक्टर जो एक पूरी व्हील का एक छोटा भाग रहता है, उसको इसके गियरों के वर्म के साथ में मैश करते हैं और मैश रहता है, जिसके कारण जब स्टीयरिंग व्हील घुमाई जाती है तो सेक्टर भी घूमता है, यानी कि सेक्टर इस वर्म पे नीचे से ऊपर की तरफ चलता है और जब उल्टा घुमाया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। जैसे ये घूमता है वैसे जो लगी हुई सेक्टर शाफ्ट भी साथ साथ में घूमती है। सेक्टर शाफ्ट के घूमने से ड्रॉप आर्म जो है वो आगे और पीछे की तरफ चलने लगती है। उसके आगे और पीछे की तरफ चलने से इसके ऊपर लगा ड्रैग लिंक या पुल एंड पुश रॉड आगे और पीछे की तरफ चलता है, जिससे स्टीयरिंग आर्म घूमती है और वो जो स्टब एक्सल होता है वो हमारा दाएं और बाएं की तरफ घूमता है, जिससे पहिया आसानी से दाएं और बाएं की तरफ घूम जाता है। दूसरा वर्म एंड व्हील टाइप है। इस टाइप का स्टीयरिंग, इसमें जो पहले वाले में सेक्टर था, सेक्टर की जगह पर पूरा का पूरा व्हील लगा रहता है। इसमें ये काफी मजबूत स्टीयरिंग माने जाते हैं और इसमें जो वर्म होता है, वर्म के ऊपर और नीचे जो बियरिंग होते हैं वो टेपर रोलर बियरिंग से बांधा जाता है शाफ्ट को, इस वर्म को। और जैसे हम स्टीयरिंग घूमती है उसी के तहत वर्म घूमता है और वर्म के घूमने से व्हील भी घूमती है, जिससे सेक्टर शाफ्ट घूमती है, जिससे ड्रॉप आर्म आगे और पीछे की तरफ चलने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुल एंड पुश रॉड चलता है और पहिया मुड़ जाता है, दाएं या बाएं की तरफ मोड़ा जा सकता है। तीसरा वर्म एंड रोलर टाइप है। इसमें वर्म तो स्टीयरिंग रॉड या स्टीयरिंग शाफ्ट के ऊपर लगा रहता है। जो सेक्टर शाफ्ट होती है उसमें यू आकृति का शेप बना रहता है, जिसके अंदर एक रोलर लगाया जाता है। उस रोलर को एक शाफ्ट के माध्यम से, जिसके अंदर नीडल पिन्स लगी होती हैं, उसके साथ इस वर्म को मैश कर दिया जाता है। इन गियर बॉक्सों में यदि फ्री प्ले हो जाती है, स्टीयरिंग व्हील पर अधिक फ्री प्ले हो जाती है,
तो इस सेक्टर शाफ्ट के पीछे जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स पे बैक प्लेट लगी रहती है, उस बैक प्लेट पर लगे हुए स्क्रू के माध्यम से उसकी प्ले को एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे सेक्टर शाफ्ट आगे और पीछे की तरफ चलती है और जो फ्री प्ले होती है वो एडजस्ट हो जाती है और फ्री प्ले समाप्त हो जाती है। अधिक फ्री प्ले होने के कारण वाहन को चलाने में दिक्कत होगी। हम जब दाएं तरफ मोड़ना होगा तो बाएं की तरफ से पहले उसको घुमा करके लाएंगे, फिर जो फ्री प्ले समाप्त होगी उसके बाद उसको दाएं की तरफ घुमाएंगे। इस तरीके से फ्री प्ले को एडजस्ट कर दिया जाता है। अगला हमारा वर्म एंड नट टाइप स्टीयरिंग है। इस स्टीयरिंग में एक नट बना रहता है और जो चूड़ियां होती हैं वो स्क्वायर थ्रेड्स होती हैं। इसके अंदर स्क्वायर थ्रेड का नट, वर्म के जो स्क्वायर थ्रेड होती है उनके ऊपर स्क्वायर थ्रेड का नट चढ़ा रहता है, जिसको कि क्रॉस शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। स्टीयरिंग व्हील को घुमाने से ये जो नट होता है अप और डाउन करता है वर्म के ऊपर, जिससे क्रॉस शाफ्ट घूमती है और ड्रॉप आर्म उसको आगे और पीछे की तरफ चाल देता है, जिससे पुल एंड पुश रॉड घूमता है और पहिया दाएं या बाएं की तरफ घूमता है। नेक्स्ट है हमारा अगला है कैम एंड लीवर टाइप। ये स्टीयरिंग, इसमें भी स्क्वायर थ्रेड्स बनी रहती हैं, इसके ऊपर कैम लगी रहती हैं और वो कैम जो रोलर होता है, स्टीयरिंग वर्म होता है, उस वर्म के साथ ऊपर और नीचे की तरफ चलती हैं। ये कैम क्रॉस शाफ्ट के साथ लगी रहती हैं। क्रॉस शाफ्ट भी गोलाई में घूमती है, अर्धगोलाई में घूमती है, जिससे उसके बाहरी सिरे पर लगी हुई ड्रॉप आर्म आगे और पीछे की तरफ चलती है और पुल एंड पुश रॉड को आगे पीछे तरफ करने से पहिया दाएं या बाएं तरफ घूमता है। अगली स्टीयरिंग है रैक एंड पिनियन टाइप। ये बाकी की जो स्टीयरिंग अभी आपने देखा उनसे थोड़ा अलग हट करके है। इस रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग में एक रॉड के ऊपर एक रैक बनी रहती है, जिसमें गियर्स कटे रहते हैं। उन गियर्स की वजह से इसके ऊपर जो स्टीयरिंग शाफ्ट से पिनियन आती है वो आगे और जब घूमती है तो रैक दाएं और बाएं की तरफ चलती है। दाएं और बाएं की तरफ चलने के कारण इस पे जो लगे हुए टायरॉड्स होते हैं, उन पे लगे हुए टायरॉड एंड्स होते हैं जो स्टीयरिंग आर्म के साथ फिट रहते हैं, वो दाएं और बाएं की तरफ चलते हैं, जिससे हमारे पहिए दाएं और बाएं की तरफ घूमते हैं। इस स्टीयरिंग में लुब्रिकेशन के लिए इसके अंदर ग्रीस भर दी जाती है और बाद में लुब्रिकेटिंग करने के लिए ग्रीस निपल लगे रहते हैं, जिसको समय समय पर ग्रीसिंग या पीरियोडिक मेंटेनेंस के समय ग्रीसिंग करते रहा जाता है। इसके साथ साथ जिधर तरफ ये रैक निकलते हैं उसके ऊपर रबर बूट लगा दिए जाते हैं। रबर बूट लगाने से ये होता है कि वहां पर जो धूल मिट्टी या गंदगी वगैरह आती है वो उस रैक पे नहीं जाती है और वो उसकी सुरक्षा करते हैं। टायरॉड एंड में ये एडजस्टिंग होती है, जिससे हम पहियों की एडजस्टिंग भी कर लेते हैं। इसके अलावा रिसर्कुलेटिंग बाल वर्म एंड नट टाइप स्टीयरिंग। इसमें वर्म के साथ जो नट होता है उस नट के अंदर बहुत सारे छर्रे बॉल, जो स्टील बॉल्स होते हैं, उनको भर दिया जाता है, जिससे कि जो वर्म और सेक्टर आपस में रगड़ करके, घर्षण करके जो चल रहा था वो इन बाल्स की वजह से उसका घर्षण कम हो जाता है और कम होने से आसानी से स्टीयरिंग को घुमाया जा सकता है और दाएं और बाएं की तरफ चलाया जा सकता है। अगला हमारा स्टीयरिंग है पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग के बारे में बात करेंगे। पावर स्टीयरिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, जो चालक के द्वारा पावर स्टीयरिंग व्हील पे लगाया जाता है, उस पावर को कम से कम पावर के द्वारा जो पहियों को आसानी से मोड़ा जा सके। आजकल बहुत अधिक स्पीड के वाहन आने लगे हैं, बहुत भारी लोड उठाने वाले वाहन आने लगे हैं। यदि स्टीयरिंग पर बहुत अधिक प्रयास चालक के द्वारा करना पड़ता है, बार बार दाएं या बाएं की तरफ घुमाने के लिए करना पड़ता है, तो कुछ ही समय के पश्चात वो चालक वहां पे थक जाएगा और उसमें वो स्थिति नहीं रह जाएगी कि वो लंबे समय तक उसको ड्राइव कर सके। इसलिए वाहनों में, बहुत सारे वाहनों में, आजकल के वाहनों में, आधुनिक वाहनों में पावर स्टीयरिंग लगाया जाता है, जिससे कि कम एफर्ट के द्वारा, चालक के द्वारा जो शक्ति लगाई जा रही है वो कम से कम शक्ति लगा करके भी उसका अच्छा आउटपुट लिया जा सके। तो ये जो पावर स्टीयरिंग है, यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि
हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण जो स्टीयरिंग व्हील का एफर्ट है उसको पहियों तक कई गुना बढ़ा करके आसानी से पहुंचाया जाता है। इसमें जो पहला वाला भाग है हमारा वो है रिजर्वायर टैंक। रिजर्वायर टैंक में जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसको भरा जाता है। दूसरा वेन पंप है। इस वेन पंप को इंजन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और कंट्रोल वाल्व जो 3 नंबर पर यहाँ पे दर्शाया गया है, ये कंट्रोल वाल्व है जो स्टीयरिंग शाफ्ट के साथ लगी रहती है। पावर सिलेंडर और पावर पिस्टन, ये स्टीयरिंग व्हील आपकी है और ये इंजन है। तो जिस समय इंजन तो वैसे चलता रहता है और ये वेन पंप हमेशा कार्य करता रहता है, लेकिन कंट्रोल वाल्व जब तक के फ्लूइड को पावर सिलेंडर में नहीं भेजेगी तब तक स्टीयरिंग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई एक्शन नहीं होता है। जिस समय चालक वाहन को बाएं की तरफ घुमाएगा, बाएं की तरफ घुमाने से जो कंट्रोल वाल्व है वो बाएं के सिलेंडर में फ्लूइड को प्रेशर के साथ भेजेगा। जब बाएं के सिलेंडर में फ्लूइड जाएगा तो उसके अंदर जो लगा हुआ पिस्टन है, पावर पिस्टन है, उसके ऊपर वो प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालने से पिस्टन दाहिने की तरफ चलेगा। दाहिने की तरफ चलने से जो उसके साथ साथ लगे टाई रॉड हैं वो भी दाएं की तरफ चलेंगे, क्योंकि टाई रॉड हमारे एक्सल के पीछे की तरफ लगे रहते हैं। वो जाएंगे पहिए के पिछले सिरे को दाएं की तरफ मोड़ेंगे, इसलिए अगला पहिया जो हमारा बाएं की तरफ मुड़ जाएगा। क्योंकि स्टीयरिंग व्हील को बाएं की तरफ मोड़ा गया था, इसलिए पहियों को आवश्यकता है बाएं की तरफ मुड़ने की। पावर स्टीयरिंग प्रणाली में इसलिए स्थापित किया जाता है ताकि चालक द्वारा लगाए गए स्टीयरिंग प्रयास की मात्रा को कम किया जा सके, क्योंकि बहुत अधिक स्पीड के कारण, बहुत अधिक लोड के कारण यदि चालक लगातार बहुत ज्यादा शक्ति लगाता रहेगा तो उसको कुछ समय के पश्चात वाहन को चला पाना उसके लिए संभव नहीं रह जाएगा, लंबी दूरी तय करना उसके लिए संभव नहीं रह जाएगा। इसलिए पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर से जो पावर स्टीयरिंग इस्तेमाल किए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक हाइड्रोलिक टाइप और दूसरा विद्युत मोटर टाइप। हाइड्रोलिक टाइप में हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पंप लगाया जाता है, पंप के द्वारा पिस्टन को ऑपरेट किया जाता है। और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो बैटरी की शक्ति से मोटर चलाई जाती है, बैटरी की एनर्जी से जो मोटर चलाई जाती है। जब तक कि स्टीयरिंग व्हील को हम मोड़ते नहीं हैं, जब दाएं या बाएं की तरफ मोड़ेंगे तभी ये चाहे इलेक्ट्रिक मोटर हो और चाहे हाइड्रोलिक पंप टाइप हो तभी वो काम करते हैं, इसके पहले वो काम नहीं करते हैं। पावर स्टीयरिंग सिस्टम हाइड्रोलिक प्रेशर को उत्पन्न करने के लिए इंजन की शक्ति का उपयोग करता है, क्योंकि हाइड्रोलिक का प्रेशर बनाना पड़ता है। उस हाइड्रोलिक प्रेशर को बनाने के लिए जो वेन पंप होता है वो चलाया जाता है। वेन पंप के माध्यम से ही हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट होता है और व्हील टर्न करते हैं। जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाया जाता है तो कंट्रोल वाल्व फ्लूइड सर्किट को ऑन कर देता है। देखते हैं हम लोग, जिस समय स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर देखिए ये दाहिने की तरफ स्टीयरिंग मोड़ा जा रहा है, स्टीयरिंग व्हील को किधर को मोड़ा जा रहा है, दाहिने की तरफ मोड़ा जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जो कंट्रोल वाल्व है वो दाहिने की तरफ जाने वाली लाइन, दाहिने की तरफ जाने वाला फ्लूइड का प्रेशर के रास्ते को खोल देती है। प्रेशर कहाँ बन रहा है? प्रेशर बन रहा है वेन पंप में। वेन पंप किसके द्वारा चलाया जाता है? वेन पंप चलाया जाता है इंजन के द्वारा। इंजन की शक्ति से वेन पंप को चलाया जाता है और वह कंट्रोल वाल्व उसको दाहिने की तरफ सिलेंडर की तरफ भेजता है, जिससे जो पावर सिलेंडर है दाहिने की तरफ का वो पिस्टन को बाएं की तरफ धक्का देता है, पुश करता है, उस पर पावर लगाता है अपना, जिससे पिस्टन बाएं की तरफ चलता है और पिस्टन के दोनों तरफ लगे जो टाई रॉड हैं वो बाएं की तरफ चलने लगते हैं। बाएं की तरफ चलने से जो पहिए हैं वो पहिए का पिछला सिरा
बाएं की तरफ मुड़ता है, जिससे अगला सिरा हमारा दाहिने की तरफ यानी कि राइट एंगल में मुड़ जाता है। स्टीयरिंग व्हील को संचालित करने के लिए आवश्यक शक्ति कम लगानी पड़ती है। ये हमारा जो पावर स्टीयरिंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो इसके द्वारा पूर्ण हो जाता है। डिजाइन जटिलताओं और लागत भी अधिक आती है। जो पावर स्टीयरिंग होता है वो अन्य साधारण मैकेनिकल स्टीयरिंग से इतना जरूर अंतर होता है कि इसमें खर्चा अधिक आता है, क्योंकि इसमें कई सारी सिस्टम जैसे वेन पंप है, पावर सिलेंडर है, पावर पिस्टन है, कंट्रोल वाल्व है, ये सारे के सारे सिस्टम अतिरिक्त लगाने पड़ते हैं। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जो पावर स्टीयरिंग है और खास करके हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग को हमेशा देख रेख की आवश्यकता होती है। जैसे जिस समय पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है उस समय इसका फ्लूइड तो चेक करना है, साथ साथ में ये भी निर्धारित करना है कि ऐसा न हो कहीं से कोई लीकेज हो रही हो। लीकेज नहीं होनी चाहिए कतई पूरे सिस्टम में, जिससे कि हमारा पावर स्टीयरिंग अच्छे से काम कर सके। इस पावर स्टीयरिंग के पिस्टन के साथ लगे हुए टाई रॉड्स होते हैं। जो टाई रॉड पावर स्टीयरिंग पावर सिलेंडर से पावर पिस्टन के द्वारा प्राप्त शक्ति को स्टीयरिंग आर्म के माध्यम से स्टब एक्सल को दाएं और बाएं घुमाने का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप पहिया दाएं और बाएं की तरफ घूम जाता है, जिससे हमारा वाहन मुड़ जाता है। इन स्टीयरिंग सिस्टम्स में सबसे जो एक महत्वपूर्ण चीज बात होती है वो विशेष ध्यान रखने वाली होती है। कभी भी अगर कोई पार्ट स्टीयरिंग व्हील से लेकर के स्टब एक्सल तक, टाई रॉड एंड तक कोई भी पार्ट यदि कभी खराब हो जाता है तो उसे कभी भी वेल्ड करके नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसे नया पार्ट ही लगाया जाना चाहिए। क्योंकि स्टीयरिंग और ब्रेक ही एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो वाहन को नियंत्रित करते हैं। अगर नियंत्रण के समय, क्योंकि वेल्डिंग करने से पार्टों में की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, पार्ट खराब हो जाते हैं, इसलिए जरूरत इस बात की है कि उस समय जब इसकी आवश्यकता हो तो कोई पार्ट ना हो ऐसा जो कि कार्य ठीक से न करे या टूट जाए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। अभी हमने आपको स्टीयरिंग सिस्टम के पूरे जो मैकेनिकल स्टीयरिंग्स थे उनके बारे में बताया कि कौन कौन से स्टीयरिंग हैं और कैसे काम करता है, कहाँ से कहाँ तक लगा होता है, पावर स्टीयरिंग से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं। तो जो नियंत्रण प्रणाली है वाहन का, जिससे हमारा वाहन नियंत्रित होता है, वो हमारे दो ही सिस्टम्स होते हैं, ब्रेक सिस्टम होता है और स्टीयरिंग सिस्टम होता है। यहाँ भी आपने स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, जैसा कि प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कि स्टीयरिंग व्हील होता है। स्टीयरिंग व्हील में स्पोक्स होते हैं, किसी वाहन में 2 होते हैं, किसी में 3 स्पोक्स होते हैं। कितना लोड ले चलने वाला है और किस टाइप का उसका स्टीयरिंग व्हील को बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखते हुए स्टीयरिंग के जो व्हील होते हैं उनके स्पोक्स को बनाया जाता है। स्टीयरिंग व्हील पर ही SRS एयर बैग लगा रहता है। स्टीयरिंग व्हील पे ही कई सारे स्विचेज, जिनमें लाइट के स्विच हो सकते हैं, साइड इंडिकेटर्स हो सकते हैं, और फ्लैशर जो विंड स्क्रीन वाइपर चलाने के लिए, ये सारे स्विचेज वगैरह भी उसी के ऊपर लगे रहते हैं। आजकल तो बहुत सारे वाहनों में जिनमें कि आपका ऑडियो सिस्टम है, उसको म्यूट करना, उसको प्ले करना, वो भी सब स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लगा रहता है। स्टीयरिंग व्हील से लगा हुआ दूसरा स्टीयरिंग रॉड होता है, जो कि स्टीयरिंग व्हील से लेकर के स्टीयरिंग गियर बॉक्स से, चाहे पावर स्टीयरिंग हो और चाहे वो मैकेनिकल स्टीयरिंग हो, स्टीयरिंग गियर बॉक्स तक जाता है। उसको बाहर से सपोर्ट देने के लिए एक स्टीयरिंग कॉलम लगाया जाता है, एक खोखला अच्छी स्टील का रॉड होता है जिसको कि लगाया जाता है उसके ऊपर। और आप विभिन्न प्रकार के जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें रैक एंड पिनियन टाइप, रैक एंड व्हील टाइप, रैक एंड नट टाइप, रिसर्कुलेटिंग बॉल नट टाइप स्टीयरिंग, रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग्स में जिनमें कि इलेक्ट्रिक मोटर से ऑपरेट होने वाले स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक प्रेशर से। पावर स्टीयरिंग जिनके कि लाभ हैं
तो निश्चित रूप से उसके साथ साथ हानियां भी जुड़ी रहती हैं। स्टीयरिंग में लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, ऐसा होने से वो कभी भी फेल हो सकते हैं। प्रयुक्त संदर्भ आपका ऑटोमोबाइल फंडामेंटल टीटेप, जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पेटा किर्लोस्कर मोटर्स की बुक है, उससे लिया गया है। अगर प्रशिक्षण के दौरान आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उससे भी इसके बारे में देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग RK कालिया, जिसको कि बुक से भी लिया गया है, उससे भी आप इसको देख सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, काफी कुछ उससे भी सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। आज मैंने स्टीयरिंग सिस्टम को पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। नमस्कार।